हेलो एवरीवन, दिस इज़ आदिल रशीद और आप देख रहे हैं फटाफट क्लासेस। तो ये जो आपकी क्लास होगी ना इस वक्त, ये लास्ट क्लास होगी। ठीक है, फिजिक्स के लिए ये लास्ट क्लास होगी। और हम आज 8 या 8:30 या 10 बजे हम लाइव आएंगे। मैं आपको टाइमिंग बाद में बता दूंगा। वहाँ पे हम आपका ऑनलाइन मॉक टेस्ट लेंगे। ठीक है, ऑनलाइन मॉक टेस्ट आपका होगा फिजिक्स का। सिर्फ फिजिक्स का ही हम आज लेंगे। तो केमिस्ट्री का लेक्चर भी आपको जल्दी आज ही आएगा। ठीक है, बाकी जितने भी पीडीएफ्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं टेलीग्राम चैनल पे भी और व्हाट्सएप ग्रुप में भी। चलिए हम अपना ये इस वक्त जो हमें पढ़ना है वो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, ह्यूमन आई बेसिकली कंसिस्ट्स ऑफ कन्वेक्स लेंस। दिस लेंस फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना। यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है, ह्यूमन आई जो है इसमें कौन सी लेंस होती है? शाबाश, हमारे आईज में कौन सी लेंस होती है? कन्वेक्स लेंस। हो गया ये। तो दूसरी बात, हमारी आई जो है उसमें कौन सी इमेज बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है, नॉट विर्चुअल एंड इरेक्ट। हमारी जो आई है उसमें कौन सी इमेज बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। तीसरा पॉइंट, जो इमेज होती है वो हमारे आई में कहाँ पे बनती है? रेटिना में। ठीक है, कहाँ पे बनती है? शाबाश, रेटिना पे बनती है। ठीक है, हमारे आईज में जो इमेज बनती है ना वो कहाँ पे बनती है? किस पोर्शन में बनती है? रेटिना जो पार्ट है हमारे आईज का, वहीं पे हमारे आईज में इमेज बनती है। मान लीजिए रेटिना जो है ये एक स्क्रीन की तरह होता है। क्या होता है? ये एक स्क्रीन की तरह होता है जिसपे हमारी जो इमेज है वो बनती है। ठीक है, तो इसके बाद देख लीजिए नीचे क्या है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ विजन सेल्स, 2 काइंड्स ऑफ विजन सेल्स इन आवर रेटिना। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ सेल्स, या हम कहेंगे देयर आर 2 काइंड्स ऑफ सेल्स इन आवर आईज और देयर आर 2 काइंड्स ऑफ सेल्स इन आवर रेटिना। ठीक है, 2 काइंड्स ऑफ सेल्स होती है हमारी रेटिना में। रेटिना क्या है? इट्स ए पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन आई। दे आर कॉल्ड रॉड्स एंड कून्स। 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होती है, एक होती है रॉड्स और दूसरी होती है कून्स। आप बुक्स में देखोगे रॉड शेपर्ड सेल्स एंड कून शेपर्ड सेल्स, वो चीज यही है। ठीक है, दैट ये जो है ना ये चीज और वो चीज सेम है। ठीक है, रॉड शेपर्ड सेल्स और कून शेपर्ड सेल्स होती है। तो अब हम देखेंगे रॉड शेपर्ड सेल्स क्या होती है और कून शेपर्ड सेल्स क्या होती है। रॉड शेपर्ड सेल्स होती है, रॉड्स डिसाइड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। रॉड शेपर्ड सेल्स जो होती है ना, दे डिसाइड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। वो देखते हैं कि लाइट जो सामने से आ रही है वो कितनी तेज है। ठीक है, दूसरी जो कून शेपर्ड है वो क्या करते हैं? कून डिस्टिंग्विश द कलर ऑफ लाइट, यानी कि जो कून शेपर्ड सेल्स होती है ना, दे डिस्टिंग्विश द कलर ऑफ लाइट। वो कलर्स के बीच में डिस्टिंग्विश करते हैं। ठीक है, कलर्स के बीच में क्या डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं कलर्स को। यानी कि हमारी जो कून शेपर्ड सेल्स है ना, वही हमें ये बताती हैं कि ये जो सामने आपके ऑब्जेक्ट है, आपके सामने जो ऑब्जेक्ट रखा गया है, इसका कलर क्या है? ब्लैक है, रेड है, ब्लू है या ग्रीन है। तो वो कौन सी शेपर्ड सेल्स डिटेक्ट करती हैं? कून शेपर्ड सेल्स। उसके बाद, फॉर नॉर्मल आई रेंज ऑफ विजन इज 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। फॉर ए नॉर्मल आई की अगर हम बात करेंगे, जो नॉर्मल आई है वो कब एक ऑब्जेक्ट को कंफर्टेबली देख सकती है? एक जो नॉर्मल आई है, फॉर एग्जाम्पल जो नॉर्मल पर्सन है जिसको कोई भी डिफेक्ट आईज में नहीं है, वो कब एक ऑब्जेक्ट को कंफर्टेबली देख सकती है वो आई। ठीक है, तो तभी देख सकती हैं जब वो ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी की दूरी पे होगा। ठीक है, यानी कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पे जब कोई ऑब्जेक्ट होगा ना, तो नॉर्मल आई जो होती हैं वो इसको नॉर्मली देख सकती है। ठीक है, अच्छे से देख सकती है। या अगर उस चीज को आप फिर इन्फिनिटी पे भी ले जाओगे, हमारी जो नॉर्मल आई है ना वो इसको इजीली डिटेक्ट कर सकती है, देख सकती है। ठीक है, यहां तक। तो नीचे क्या है फिर? विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्टिव विजन। ये जो मैंने आपको 25 सेंटीमीटर बताया ना, अगर आपसे ये पूछा गया ना कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्टिव विजन कितना होता है फॉर ए नॉर्मल आई, वो चीज भी याद रखना, 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी होता है। ठीक है, हो गया यहां तक। तो यहां पे क्या कर सकता है एक आई जो है नॉर्मल आई, वो इजिली ऑब्जेक्ट्स को देख सकती है। तो अब हम देखेंगे कुछ डिफेक्ट्स ऑफ विजन। ठीक है, डिफेक्ट्स ऑफ आईज एंड डिफेक्ट्स ऑफ विजन। सबसे पहले मायोपिया आप देख लीजिए, शाबाश, मायोपिया देख लीजिए। मायोपिया आल्सो कॉल्ड एज शॉर्ट साइटेडनेस। मायोपिया जो है इसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट साइटेडनेस भी हम इसी चीज को बोलते हैं। किसको? मायोपिया को। ठीक है, मायोपिया इज आल्सो नोन एज शॉर्ट साइटेडनेस। ये बात याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। अभी आप और एक चीज देखोगे, लॉन्ग साइटेडनेस, तो यहाँ यही पे ध्यान रखना। मायोपिया को हम बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। जब किसी आई को ये डिफेक्ट होता है, जब किसी आई को मायोपिया होता है, तो
वो क्या कर उसमें क्या होता है उस केस में, शाबाश, इन दिस केस पर्सन कैनॉट सी द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली। वो जो ऑब्जेक्ट्स मतलब आई से बहुत दूर होंगे उस चीज को वो देख नहीं सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स आई से दूर होते हैं उन चीजों को वो नहीं देख सकता है, लेकिन जो आई के नजदीक होते हैं, जो आई के नियरर होते हैं, ठीक है, जो आई के नजदीक होते हैं, नियरेस्ट टू द आई, वो चीजें हमारी आई डिटेक्ट कर सकती हैं उस वक्त जिस वक्त आपको मायोपिया होगा। क्या मैंने बोला, रिपीट कर देता हूं। जिस शख्स को, जिस इंसान को मायोपिया का डिफेक्ट होगा आइज में, तो वो इंसान दूर की चीजों को नहीं देख सकता है क्लियरली, देख सकता है लेकिन क्लियरली नहीं देख सकता है। लेकिन ये बात भी याद रखना आप साथ में कि जो नियरर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो नियरेस्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको वो इजीली देख सकता है, ठीक है, यहां तक। तो हेयर इमेज इज फॉर्मड बिहाइंड द रेटिना। अगर किसी आई में ये डिफेक्ट है, मायोपिया का डिफेक्ट है, वहां पे अगर ये रेटिना है तो वहां पे क्या होता है, इमेज जो होती है, इमेज नॉर्मल आई को कहां पे इमेज बनती है, रेटिना पे। लेकिन अगर किसी शख्स को मायोपिया है, वहां पे जो इमेज बनती है दैट फॉर्म्स बिहाइंड द रेटिना, वो यहां पे बनेगी, ठीक है, दैट फॉर्म्स बिहाइंड द रेटिना। ये बात याद रखना। तो अब दूसरी बात, अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि ये जो मायोपिया है इस डिफेक्ट को हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं, यानी कि जिस शख्स को मायोपिया है अब उसको क्या करना चाहिए, तभी जाके ये जो इमेज है ये रेटिना पे बनेगी, तभी जाके ये जो इंसान है ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को भी इजीली देख सकता है। तो इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, कनकेव लेंस इज यूज्ड फॉर द करेक्टिंग मायोपिया। तो इसके लिए जो पेशेंट होगा, ठीक है, जिसको ये डिफेक्ट होगा, वो क्या करेगा, उसको कनकेव लेंस लगानी होगी। लेंस सीधे आइज पे नहीं रखनी है, वो लेंस जो है ना वो स्पेक्टेकलर्स, जो ग्लासेस होते हैं ना, स्पेक्टेकलर्स, एनक जिसको आप बोलते हैं, एनक, ठीक है, उसी में उसके जो शीशे होते हैं ना उसमें कनकेव लेंस फिक्स की जाती हैं, तभी जाके फिर ये जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं उसको भी क्लियरली देख सकती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है, मायोपिया होता कैसे है, कैसे होता है मायोपिया। देखिए मायोपिया कैसे होता है, इट इज काज्ड बाय एलोंगेशन ऑफ आई बॉल। अगर आई बॉल जो है ना, अगर आई बॉल इतनी थी, ठीक है, अगर हमारी आई जो है उसकी मतलब उसका साइज इतना था, अगर ये इलांगेट होगी, अगर ये मतलब बड़ी होगी, अगर इसका साइज बड़ा होगा ड्यू टू सम इन्फेक्शन और किसी और डिजीज की वजह से हमारी आइज का जो साइज है वो इंक्रीज हो गया, तभी जाके आपको मायोपिया हो सकता है, ठीक है, तभी जाके आपका जो इमेज है ना वो रेटिना पे नहीं बनेगा, वो रेटिना के बिहाइंड बनेगी, ठीक है। शॉर्टनिंग ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, अगर हमारे आइज में जो लेंस होती है, कन्वेक्स लेंस जो होती है हमारे आइज में, अगर उसका फोकल लेंथ कम होगा, ठीक है, शॉर्ट होगा, कम होगा, तो उस वक्त भी मायोपिया हो सकती है, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब है दूसरा एक हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, देखिए, शाबाश, हाइपरमेट्रोपिया देखिए, आल्सो कॉल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया इज आल्सो नोन एज हाइपरोपिया, ये बात याद रखना। और लॉन्ग साइटेडनेस, मायोपिया को हम क्या बोलते हैं, शाबाश, शॉर्ट साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया को हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस, ये बात याद रखना। तो हाइपरमेट्रोपिया इज आल्सो नोन एज हाइपरोपिया, ये बात याद रखना, हाइपरमेट्रोपिया इज आल्सो नोन एज हाइपरोपिया। यहां तक समझ में आ गया। तो यहां पे क्या हो सकता है, अगर किसी इंसान को, अगर किसी आई में ये डिफेक्ट है तो उसको कौन सी प्रॉब्लम होगी, देखिए वहां पे कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, एक सेकेंड, देखिए, इन दिस केस पर्सन कैन सी द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स यानी कि दूर के ऑब्जेक्ट्स को इजीली देख सकता है, बट नॉट द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को वो इजीली क्लियरली नहीं देख सकता है। मायोपिया में आपने देखा डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को वो क्लियरली नहीं देख सकता है, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में उसका इन्वर्स है, रिवर्स है, ठीक है, उसका अपोजिट है। यहाँ पे जिस आई में हाइपरमेट्रोपिया का डिफेक्ट होगा वो आई जो है वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकती है, लेकिन नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख सकती है, ठीक है। तो इट इज काज्ड बाय शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल, रिवर्स है। जस्ट यू हैव टू डू व्हाट यू हैव टू डू, आपको अपोजिट लेना है, ठीक है, अपोजिट करना है, किसका, मायोपिया का। मायोपिया में आपने देखा दैट इज ड्यू टू इलांगेशन ऑफ आई बॉल, यानी कि आई बॉल जो है उसका साइज जो है वो इंक्रीज होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वहां पे इंक्रीज होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, शाबाश, यहाँ पे शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल होता है, जो आई बॉल होती है उसका साइज जो है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। तो
इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, वहाँ पे अभी आपने देखा था कि यहाँ पे जो फोकल लेंथ है वो डिक्रीज होती है लेंस की, आई लेंस की जो फोकल लेंथ है अगर वो डिक्रीज होती है तभी जाके क्या होता है, मायोपिया होता है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो अगर यहाँ पे फोकल लेंथ अगर इंक्रीज होगी, फोकल लेंथ अगर इंक्रीज होगी तभी जाके आपको हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है। अब देख सकते हो अपोजिट हो रहा है यहाँ पे। तो वहाँ पे आप अभी आपने देखा, क्या आपने देखा था शाबाश, कि अगर हम मायोपिया को अगर करेक्ट करना होगा तो फिर आपको कौन सी लेंस इस्तेमाल करनी होगी, शाबाश, आपको कौन सी लेंस इस्तेमाल करनी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कनकेव मैंने आपको बोला था, है ना, कनकेव लेंस मैंने आपको बोला था फॉर करेक्टिंग द मायोपिया। कनकेव लेंस आल्सो नोन एज शाबाश डाइवर्जिंग लेंस, हम इसी को बोलते हैं ना, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, तो अगर इस वक्त हम यहाँ पे बात करेंगे हाइपरमेट्रोपिया की, इसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं शाबाश, बाय यूजिंग कन्वर्जिंग लेंस, जिसको आप बोलते हैं कन्वेक्स लेंस भी। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस और कन्वेक्स लेंस से हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट कर सकते हैं। तो एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है अब, हाँ यहाँ और एक बात, यहाँ पे क्या होता है शाबाश, देखिए हेयर इमेज इज फॉर्मड बिहाइंड द रेटिना, यहाँ पे क्या होता है, इमेज जो है वो कहाँ पे बनती है शाबाश, बिहाइंड द रेटिना। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे, हेयर इमेज इज फॉर्मड बिहाइंड द रेटिना, यहाँ पे क्या बनती है, इमेज जो है वो बिहाइंड द रेटिना बनती है। मैंने अभी आपको यहाँ पे थोड़ा उल्टा मत बोला, एक सेकंड, मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला, मायोपिया में इमेज कहाँ पे बनती है, एक सेकंड, हेयर इमेज इज फॉर्मड, नो सॉरी, यहाँ पे थोड़ा गलत हो चुका है। अभी जब मैंने हाइपरमेट्रोपिया का देखा तो यहाँ पे मुझे याद आया, यहाँ पे इमेज बिहाइंड द रेटिना नहीं बनती है, सॉरी, इसको आप मिटा लीजिए शाबाश, एक सेकंड, इसको आप करेक्ट कीजिए। यहाँ पे इमेज कहाँ पे बनेगी, ये कन्वर्ज होता है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जो इमेज है ना वो कहाँ पे बनेगी, वो बनेगी इन फ्रंट ऑफ रेटिना, याद रखना, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। ठीक है, यहाँ पे मायोपिया में जो इमेज बनती है ना वो बनेगी इन फ्रंट ऑफ रेटिना, क्योंकि यहाँ पे इलांगेशन ऑफ आई बॉल होती है ना, तो यहाँ पे क्या बनेगी, जो इमेज है ना वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनेगी, यहाँ पे बनेगी हाइपरमेट्रोपिया जो है ना यहाँ पे बनेगी बिहाइंड द रेटिना। बस ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो ये वाला कलर मैं चूज़ करता हूँ, देखिए। ठीक है, तो नेक्स्ट एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है शाबाश, देखिए एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है, एस्टिग्मेटिज्म इन दिस केस द कर्वेचर ऑफ कार्निया बिकम्स इरेगुलर। कर्वेचर जो होता है, कार्निया का जो कर्वेचर होता है, कार्निया क्या, ये भी एक पार्ट है किसका, हमारे आइज का। कर्वेचर ऑफ कार्निया बिकम्स इरेगुलर एंड इमेज इज नॉट क्लियर, इट्स करेक्टेड बाय यूजिंग सिलेंड्रिकल लेंस। याद रखना, जिस तरीके से कनकेव और कन्वेक्स लेंस होती है ना, उसी तरीके से एक सिलेंड्रिकल लेंस भी आती हैं। क्या आती हैं, सिलेंड्रिकल लेंस। तो अगर आपसे पूछा जाएगा एस्टिग्मेटिज्म इज करेक्टेड बाय, तो आप क्या बोलोगे शाबाश, इट इज करेक्टेड बाय सिलेंड्रिकल लेंस। तो इन दिस केस द कर्वेचर ऑफ कार्निया बिकम्स इरेगुलर। तो ये कैसे होता है शाबाश, एस्टिग्मेटिज्म कैसे होता है, वहां पे आपने अभी देखा था फोकल लेंथ ज्यादा होती हैं, फोकल लेंथ कम होती हैं, एलोंगेशन ऑफ आई बॉल होती हैं या शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल होती हैं। लेकिन एस्टिग्मेटिज्म कैसी होती है, इट इज इन दिस केस कर्वेचर ऑफ, जो कार्निया होता है ना, कार्निया का जो कर्वेचर होता है, मान लीजिए उसका कर्वेचर ऐसे था, ठीक है, कर्वेचर जो कार्निया का है वो इरेगुलर बनता है। अगर ये ऐसे था, मान लीजिए अब ऐसे बनेगा कुछ, ठीक है, तो इसका जो कर्वेचर है, कर्वेचर चेंज होने की वजह से, कार्निया का कर्वेचर चेंज होने की वजह से हमारे आइज में एस्टिग्मेटिज्म हो सकती है। ठीक है, तो प्रेस बायोपिया भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रेस बायोपिया इंपॉर्टेंट है। प्रेस बायोपिया क्या होता है शाबाश, इन ओल्ड एज, याद रखना, प्रेस बायोपिया ज्यादातर ओल्ड एजड पर्सन में होता है। जो ओल्ड एजड पर्सन होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं ना, बुजुर्ग लोगों में ज्यादातर ये प्रेस बायोपिया होता है। यहाँ पे क्या होता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई लेंस डिक्रीजेस। यहाँ पे जो पावर ऑफ एकोमोडेशन, अभी जो मैंने आपको बोला था ना 25 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल, ठीक है, 25 सेंटीमीटर पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है, अभी जो मैंने आपको बोला था। तो इन ओल्ड एज पावर ऑफ एकोमोडेशन जो है, तो होता है ना, यानी कि 25 सेंटीमीटर का जो लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन होता है ना, दैट डिक्रीजेस। ठीक है, आई लेंस का जो पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है ना, दैट डिक्रीज। पावर ऑफ एकोमोडेशन पता है किसको बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं जब कोई लेंस जो है ना, या आई जो है वो कितना कंट्रैक्ट कर सकती हैं, यानी कि हमारी आई लेंस जो है वो कितना कंट्रैक्ट हो सकती है, या वो कितना क्या हो सकती है, बल्ज हो सकती है, वो कितना कंट्रैक्ट हो सकती है और कितना रिलैक्स हो सकती है, उसी चीज को बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, तो पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, ओल्ड एज पर्सन में डिक्रीज होता है, तभी जाके क्या होता है शाबाश, नीदर नॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर क्लियरली सीन, ना ही वो दूर के ऑब्जेक्ट्स को इजीली देख सकता है, ना ही वो जो इसके नियरर होते हैं ऑब्जेक्ट्स, ना ही वो उनको देख सकता है। रिपीट करता हूँ, एक सेकंड देख लीजिए, फिर से बता देता हूँ। देखिए, मैंने आपको क्या बोला, प्रेस बायोपिया में क्या होता है, ये ओल्ड एज पर्सन में होता है। कैसे होता है, ड्यू टू डिक्रीज इन एकोमोडेशन ऑफ आई लेंस। ठीक है, ड्यू टू डिक्रीज इन पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई लेंस। तो अगर
अगर पावर ऑफ एकोमोडेशन जो होता है आई लेंस का अगर वो डिक्रीज होता है, यानी कि अगर प्रेसबायोपिया होता है, तो प्रेसबायोपिया जो पर्सन होगा, प्रेसबायोपिया वाला जो पर्सन होगा उसमें क्या होगा, ना ही वो दूर के ऑब्जेक्ट्स इजीली देख सकेगा, ना ही वो नियरर ऑब्जेक्ट्स को इजीली देख सकेगा, ना ही नियरर ऑब्जेक्ट्स को देख सकता है, ना ही डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को वो देख सकता है। ये बात याद रखना, ठीक है यहां तक। तो प्रेसबायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग बाइफोकल लेंसेज। अब प्रेसबायोपिया को आप करेक्ट कैसे कर सकते हो, वहाँ पे अभी आपने देखा कनकेव और कन्वेक्स लेंस हम करते हैं इस्तेमाल कहाँ पे, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए। लेकिन प्रेसबायोपिया को करेक्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, शाबाश, बाइफोकल लेंसेज। यानी कि जो आप ग्लासेस पहनोगे, जो आप ऐनक पहनोगे, जो आप स्पेक्टेकल्स पहनोगे, उसमें कनकेव लेंस भी होती हैं, शाबाश, ठीक है। बाइफोकल मीन्स, ठीक है, उसमें कनकेव लेंस भी होती हैं और कन्वेक्स लेंस भी होती है, ठीक है। ये बात याद रखना, तभी जाके आपका प्रेसबायोपिया जो है वो करेक्ट हो सकता है। बेसिकली इट इज ड्यू टू स्टिफनिंग ऑफ सिलरी मसल्स। हमारे आईज में जो मसल्स होता है ना, जिससे हमारी आई जो है, ठीक है, वो अटैच होती है, ठीक है, बाकी मसल से, सिलरी मसल्स उनको बोलते हैं। जो ये कैसे होता है प्रेसबायोपिया, इट्स ड्यू टू स्टिफनिंग ऑफ सिलरी मसल। ये जो सिलरी मसल्स होते हैं ना, ये स्टिफ होते हैं, यानी कि ये हार्ड होते हैं, हार्ड नहीं हम बोलेंगे, ठीक है, हार्ड होते हैं ये कौन, सिलरी मसल्स, तभी जाके प्रेसबायोपिया हो सकता है। तो कैटरैक्ट क्या होता है, शाबाश, देखिए कैटरैक्ट जो है, इन दिस डिफेक्ट एन ओपैक, याद रखना, एन ओपैक व्हाइट मेम्ब्रेन इज डेवलप्ड ऑन कार्निया। कैटरैक्ट में क्या होता है, एक ओपैक मानो मतलब जिससे फिर आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, ठीक है। आपने पढ़ा होगा मटेरियल जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपैक होते हैं। ओपैक वो चीज होता है जिससे बिल्कुल ही लाइट जो है वो पास ही नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कैटरैक्ट में एक ओपैक व्हाइट मेम्ब्रेन बनता है, यानी कि मानो एक पर्दा बनता है, ठीक है। ये अगर कार्निया है, ठीक है, अगर हमारा ये कार्निया है, तो इस कार्निया के ऊपर क्या बनता है, शाबाश, एक व्हाइट मेम्ब्रेन ओपैक, एक व्हाइट मेम्ब्रेन जो ओपैक होता है, ओपैक व्हाइट मेम्ब्रेन बनता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू विच ए पर्सन लूजेस पावर ऑफ विजन। एक जो इंसान होता है, एक जो आई होती है, वो फिर कुछ भी देख नहीं सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे जिसको कैटरैक्ट होगा, जिस पेशेंट को कैटरैक्ट होगा, जिस पर्सन को कैटरैक्ट होगा, वो या तो उसका विजन जो है वो परमानेंटली के लिए मतलब वो लॉस कर सकता है, यानी कि वो अब उम्र भर नहीं देख सकता है। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ टाइम के लिए ये जो मेम्ब्रेन है ये रहता है, फिर गायब हो जाती है, या सर्जरी की वजह से फिर इसको रिमूव किया जाता है, फिर इंसान इजीली देख सकता है। ऐसा आप याद रखना, लेकिन यहाँ पे आप ऐसा याद रखोगे, यहाँ पे जो पर्सन होगा वो या तो पार्शियली उसका जो विजन है पार्शियली, यानी कि थोड़ी देर के लिए उसका जो विजन है, थोड़ी टाइम के लिए उसका जो विजन है वो लॉस हो सकता है। तो बाकी जो कुछ ऐसे भी केस है जहाँ पे जो पेशेंट्स होते हैं दे लूज देयर विजन परमानेंटली या कंप्लीटली, ठीक है। यहाँ तक कैटरैक्ट। तो कैटरैक्ट जो होता है, कैटरैक्ट कैन बी रिमूव्ड बाय रिमूविंग द मेम्ब्रेन थ्रू सर्जरी, ठीक है। यही चीज मैंने आपको ऊपर बोला, ये जो डिफेक्ट होता है ना कैटरैक्ट का, इट कैन बी रिमूव्ड बाय रिमूविंग दिस मेम्ब्रेन थ्रू सर्जरी। ये बात याद रखना, ठीक है। तो हो गया यहाँ तक किसको समझ में आया, मुझे पहले कमेंट में बताओ, जल्दी बताओ। अगर समझ में कोई टॉपिक नहीं आया तो बताओ, मैं फिर आपको लाइव सेशन में शाम को बता दूंगा, वो जल्दी बताओ। तो शाबाश, अब आप देख लीजिए इलेक्ट्रिसिटी अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रिसिटी, एक सेकेंड, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, बेसिक मैं आपको पढ़ाऊंगा। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, शाबाश, इट इज समथिंग दैट ए बॉडी अटेन्स, इट इज समथिंग दैट ए बॉडी अटेन्स व्हेन इट लूजेस और गेन्स द इलेक्ट्रॉन्स। जब कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है या गेन करता है, तभी जाके उसमें क्या होती है, शाबाश, उसमें चार्ज आ जाती है। बाय लूजिंग और बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, तभी जाके एक बॉडी में क्या हो सकती है, शाबाश, चार्ज आ सकती है। तो अब बात ये रहती है कि चार्ज जो है, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है ना, नेम 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है उसने 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस बताए, यानी कि उसने बोला यूनिवर्स में 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस एग्जिस्ट होते हैं। एक का नाम उसने रखा पॉजिटिव चार्ज और दूसरे का नाम उसने रखा नेगेटिव चार्ज। किसने बोला ये, शाबाश, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है उसने बोला यूनिवर्स में 2 चार्ज एग्जिस्ट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज एक बॉडी पे कब चढ़ता है और नेगेटिव चार्ज एक बॉडी पे कब चढ़ता है, ध्यान रखना। अगर कोई यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला, जब कोई बॉडी लूज या गेन करती है इलेक्ट्रॉन, तभी जाके उस पे चार्ज चढ़ सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, ये पॉजिटिव चार्ज कब आ सकता है बॉडी पे, या और ये नेगेटिव चार्ज है ये बॉडी पे कब आ सकता है। याद रखना,
अगर कोई ऑब्जेक्ट लूज करेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, तभी जाके उस पर पॉजिटिव चार्ज चढ़ेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, तभी जाके उस पर नेगेटिव चार्ज चढ़ेगा। आपने देखा होगा Al3 पॉजिटिव, आपने ऐसे कोई कंपाउंड देखा होगा, ठीक है, आपने देखा होगा कहीं पे, या आपने देखा होगा O2 नेगेटिव, ऐसे आपने देखे होंगे कुछ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यहाँ पे जो एल्युमिनियम है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, ठीक है, तभी जाके इस पे ये पॉजिटिव चार्ज आया है। यहाँ पे क्या ये इंडिकेट करता है? यहाँ पे ये इंडिकेट करता है कि जो ऑक्सीजन है इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं? 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज तभी जाके एक ऑब्जेक्ट पे चढ़ सकती हैं जब वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देती है, ठीक है। तो गेन कब होगा? शाबाश। नेगेटिव चार्ज कब आएगा? जब वो गेन करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप नीचे आइए, शाबाश। तो कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप याद रखोगे, ठीक है। एक सेकेंड। जो सिमिलर चार्ज होते हैं, सिमिलर चार्जेस, एक सेकंड, कहाँ गया ब्रश यार, एक सेकंड। तो क्या होता है? सिमिलर चार्ज जो होते हैं, सिमिलर चार्जेस, हाँ, सिमिलर चार्ज जो होते हैं ना, रिपेल ईच अदर, यानी कि सिमिलर चार्ज होते हैं जो एक जैसे चार्ज होंगे, यानी कि पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज जो होंगे, दे रिपेल ईच अदर, व्हाइल एज अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। पहले आप ये चीज नोट कीजिए, चार्ज जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। अब ये सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, इसका मतलब क्या है? मान लो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव कोई चार्ज है, अगर इसके सामने हम और एक पॉजिटिव चार्ज रखेंगे ना, इसके आसपास कहीं पे भी, यहाँ पे कहीं पे भी, अगर आप इसके इर्द गिर्द पॉजिटिव चार्ज रखोगे ना, तो फिर ये 2 चार्ज है ना, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, यानी कि ये इस चार्ज को, ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये इसको यहां धकेल देगा, और ये वाला पॉजिटिव चार्ज है ना, ये इस चार्ज को यहां धकेल देगा, ठीक है। इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। या इस तरीके से अगर नेगेटिव चार्ज यहां पे एक है, यहां पे दूसरा नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इसको धकेल देगा, ये नेगेटिव चार्ज इसको धकेल देगा, यहां पहुंचाएगा, ठीक है, यानी कि ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, ठीक है, यहां तक। तो अब यहां पे दूसरा है, शाबाश, दूसरा मैंने आपको क्या बोला था? अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मान लीजिए अगर यहाँ पे आपने पॉजिटिव चार्ज रखा, ठीक है, इसके सामने आप यहाँ पे कहीं पे भी इर्द गिर्द, यहाँ कहीं पे भी सराउंडिंग्स में नेगेटिव चार्ज रख लेते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस केस में? शाबाश, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है ना, ये एक दूसरे के शाबाश क्या आएंगे? पास में आएंगे, ऐसे, ठीक है, लव हो जाएगा इनको, ठीक है। वहां पे पॉजिटिव और पॉजिटिव को आपस में क्या करते हैं? हेट करते हैं, नफरत करते हैं। नेगेटिव भी आपस में क्या करते हैं? नफरत करते हैं। लेकिन पॉजिटिव और माइनस जो है आपस में क्या करते हैं? प्यार करते हैं, लव करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद शाबाश नीचे आइए, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? शाबाश, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। क्या होता है ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज? शाबाश, कूलम। तो कूलम को हम डिनोट करते हैं कैपिटल C से, ये बात याद रखना, ठीक है। कूलम, एक सेकेंड, प्लीज, एक सेकेंड, क्या बोल रहा था मैं? एक सेकेंड। तो ऐसे यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो कूलम है, तो कूलम को हम कैपिटल C से ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर नीचे क्या है? तो द प्रोटॉन्स पॉजेस पॉजिटिव चार्ज। हाँ, ये बात याद रखना, प्रोटॉन्स जो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स आपने सुना होगा, तो प्रोटॉन्स में कौन सा चार्ज होता है? प्रोटॉन्स पॉजेस पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। वाइल जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स में होता है पॉजेस एन इक्वल नेगेटिव चार्ज। देखिए क्या होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। पहले आप ये चीज याद रखिए, प्रोटॉन जो है ना, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, हो गया यहां तक। तो इसके बाद अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में जो चार्ज है ना, वो कितना होता है? प्रोटॉन्स में ज्यादा होता है या इलेक्ट्रॉन्स में ज्यादा होता है? नहीं, ज्यादा किसी में भी नहीं होता है। जितना चार्ज प्रोटॉन्स में होता है, उतना ही चार्ज किस में होता है? शाबाश, इसमें होता है, क्या इसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स में भी होता है। यानी कि पॉजिटिव चार्ज जितना किस पे होता है? प्रोटॉन्स पे, उतना ही चार्ज किस पे होता है? इलेक्ट्रॉन्स पे। लेकिन कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। मान लीजिए अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस पे 10 है, ठीक है, 10 पॉजिटिव चार्ज है, किस पे? प्रोटॉन्स में। अगर पॉजिटिव चार्ज कितना है? 10 है, तो इसका मतलब है इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, इलेक्ट्रॉन्स में भी 10 ही चार्ज होगा, लेकिन क्या होगा? नेगेटिव वाला चार्ज होगा, ठीक है। सेम चार्ज होता है, लेकिन 10 नहीं होता है, ये बात याद रखना था। जो चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स पे कितना होता है? 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19। क्या होता है? शाबाश, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 होता है चार्ज, किस पे? शाबाश, प्रोटॉन्स पे। लेकिन क्या होता है? शाबाश, प्रोटॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज, ये वाला प्लस होता है, ठीक है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखोगे इलेक्ट्रॉन्स का, उस पे कितना होता है? शाबाश, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर
-19 कूलम, ये बात याद रखना। यहाँ पे होता है प्लस, यहाँ पे ये जो ना ये माइनस नहीं है यहाँ पे, ये याद रखना, ठीक है। ये मैंने डैश डाला है यहाँ पे। तो कितना होता है चार्ज ऑन प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बस आपको क्या याद रखना, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज किसी भी हाल में आपको याद रखना पड़ेगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आपको किसी भी हाल में याद रखना होगा। तो प्रोटॉन्स का फिर इजीली आप याद रख सकते हो, इसका सिर्फ चेंज करना है, यहाँ पे साइन प्लस माइनस करना है बस। तो नीचे आइए, अब होता है कंडक्टर्स। कंडक्टर्स हम किसको बोलते हैं, कंडक्टर्स। शाबाश, एक सेकेंड, इसको जूम कर देता हूँ, एक सेकेंड। देखिए, करो ऐश, क्या होता है कंडक्टर, देखिए। शाबाश, देखिए क्या होता है कंडक्टर। कंडक्टर्स आर दो सबस्टेंसेस विच अलाउ पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो थ्रू देम एंड हैव वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। दो चीजें आपने देखी कंडक्टर्स में, क्या होता है शाबाश, एक तो वो अलाउ करते हैं किसको, करंट को, टू पास थ्रू देम। दूसरा होता है वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होती है उसमें, ठीक है। कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कम होती है, और दूसरी चीज वो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज को टू पास थ्रू देम। अब देखिए, ये तो मान लिया हमने कंडक्टर वो चीज होता है जो अलो करता है किसको, इलेक्ट्रिकल चार्ज को। लेकिन ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, यहाँ पे तो मैंने आपको बोला दे हैव वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। लेकिन ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या चीज होती है, देखिए बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है। कंडक्टर्स में भी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो क्या करती हैं, जब मानो ये एक कंडक्टर है, जब इसमें हम करंट क्या करते हैं, करंट को पास करवाते हैं, ठीक है। ये जो इसके जो मतलब इस ये जो कोई मेटल है, ठीक है, इसके जो पार्टिकल्स है ना, इसकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके जो मटेरियल होता है, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इस इलेक्ट्रिकल करंट को अपने अंदर पास नहीं होने देते हैं। ये मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, ठीक है। तो वो इस इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर पास नहीं होने देते हैं, वो इसको अपोज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, कुछ कंडक्टर्स कम अपोजिशन दिखा रहे हैं, कुछ कंडक्टर ज्यादा अपोजिशन दिखा रहे हैं, कुछ कम दिखा रहे हैं, कुछ ज्यादा दिखा रहे हैं, ठीक है। कुछ मीडियम लेवल का अपोजिशन दिखा रहे हैं, ठीक है। ना ही ज्यादा मतलब अपोजिशन दिखा रहे हैं, ना ही ज्यादा एलोवेंस दिखा रही है, ठीक है। तो क्या होता है रेजिस्टेंस, ये जो अपोजिशन ये करते हैं ना, ठीक है, जो ये रुकावट डालते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल करंट को पास होने में जो ये रुकावट डालते हैं ना, इसी चीज को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो आपने क्या देखा, कंडक्टर जो होते हैं, कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कम होती है और उसमें जो करंट है वो पास होती है। तो अगर हम बात अब करेंगे, शाबाश, यहाँ पे जबरदस्त पॉइंट है, एक सेकंड। तो मेटल्स लाइक सिल्वर, कॉपर, आयरन जो है ना, दे आर कंडक्टर्स, या हम कहेंगे दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जबरदस्त इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाएगा विच इज बेस्ट कंडक्टर इन यूनिवर्स, तो आपका आंसर होना चाहिए सिल्वर, ठीक है। सिल्वर जो है, सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर इन द यूनिवर्स, ठीक है। यानी कि सिल्वर जो है उसको बहुत ही कम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है और एलो करता है करंट को भी टू पास थ्रू इट। तो नेक्स्ट, इंसुलेटर। इंसुलेटर किस चीज को हम बोलते हैं, इंसुलेटर्स आर दो सबस्टेंसेस व्हिच डू नॉट अलो पैसेज ऑफ चार्ज। इंसुलेटर्स ऐसे सबस्टेंस होते हैं, दे डू नॉट अलो, यहाँ पे वो अलो करते हैं, यहाँ पे अलो नहीं करते हैं, ठीक है। थ्रू देमसेल्व्स, फॉर एग्जांपल रबर, वुड, मिका, गिलास जो है ना, ये इन चीजों से इलेक्ट्रिसिटी मत पास होती है। इसका मतलब है इनका जो रेजिस्टेंस है ना वो ज्यादा होती है, ठीक है। तो देखिए अब यहां पे शाबाश, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखेंगे, एक सेकेंड। इलेक्ट्रिक फील्ड, शाबाश, देखिए क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, रीजन इन ए स्पेस अराउंड चार्ज और चार्जर बॉडी वाइल द इलेक्ट्रिकल इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। देखिए ये क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, हम किस चीज को बोलते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हमने एक चार्ज रखा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, कोई नेगेटिव चार्ज रखा, ठीक है। कोई भी चार्जर बॉडी रखी, कोई भी चार्जर बॉडी हमने रखी यहाँ पे, ठीक है। कोई भी चार्जर बॉडी या कोई भी चार्ज हमने यहाँ पे रखा, तो इसके आसपास, ठीक है, ये जो इसका जो इस चार्ज का जो इफेक्ट है ना, वो इसके इर्द गिर्द होगा, ठीक है, वो इसके इर्द गिर्द होगा, ठीक है। देखिए अब ये डिपेंड करता है, अगर हम किसी फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा, हम किसी और चार्ज को यहाँ पे रखेंगे पहले, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी हम पॉजिटिव चार्ज ही रखेंगे, यहाँ पे भी हमने कोई पॉजिटिवली चार्जड बॉडी रखी, ठीक है। तो अगर इस
पॉजिटिवली चार्जड बॉडी ने इस पॉजिटिवली चार्जड बॉडी को धकेल दिया यहाँ, ठीक है। इसका मतलब जो है, इसका मतलब क्या है, इस इलेक्ट्रिकल बॉडी, ये जो चार्जड बॉडी है, ये जो पॉजिटिवली चार्जड बॉडी है, इसका जो असर है वो यहाँ तक दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम मान लीजिए, अगर हमने अब यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज रख लिया, ठीक है, इसके आसपास, ठीक है, यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी, तो अगर इसने इसको खींच लिया, अपनी ओर खींच लिया, ठीक है, इसको अपने पास बुलाया, इसका मतलब है इसका जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट है, इसका जो असर है वो यहां तक दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहां तक ऐसे एक सर्कल बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? सर्कल। यानी कि यहां इस सर्कल के अंदर जितने भी चीजें होगी, इलेक्ट्रिकल चार्ज जितने भी चीजें होगी, उनको वो अपने क्या अपने पास बुलाएगी या धकेल देगी, ठीक है। चाहे पास बुलाएगी या धकेल देगी, लेकिन एक सर्कल के अंदर ये वाला जो सर्कल है, ये वाली जो बाउंड्री है, ये वाली जो बाउंड्री बन गई, जहां तक इसका असर आपको देखने को मिलेगा, जहां तक आपको इस पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्जड बॉडी जो यहां पे आपने रखी है, जहां तक इसका असर आपको दिखाई देगा, ठीक है, वहां पे आप एक इनसर्कल, अगर ऐसे आप एक रीजन बनाओगे, यहां पे एक रीजन बन गया है ना, ठीक है। मतलब यहां पे भी कहीं पे भी आप कोई ऑब्जेक्ट रखोगे, उसको क्या होगा, अट्रैक्ट या रिपेल करेगा ये ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब है ये एक स्पेस बन गया, एक रीजन बन गया, और ये वाला जो रीजन है ना, इसको हम बोलेंगे इट्स इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ दिस चार्जड बॉडी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है, एक मतलब रीजन होता है। इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है? एक ऐसा रीजन होता है जहां पे आपको इस चार्जड बॉडी का असर दिखाई देने को मिलेगा, ठीक है। समझ में आया? दोबारा रिपीट करता हूं, इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है? एक स्पेस होता है, एक रीजन होता है जहां पे इस चार्जड बॉडी का इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। आपने देखा है क्या, जब आपको किसी चीज का कनेक्शन देते हो ना, जब आप किसी चीज को कनेक्शन देते हो, ठीक है, मतलब दो वायर्स को जब आप आपस में क्या करते हो, ज्वाइन करवाते हो, ठीक है, दो वायर्स को जब आप आपस में कनेक्ट कर रहे हो, मान लीजिए अगर इसमें उस वक्त इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होती है, स्विच आपने ऑन रखी है और इसमें इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो फ्लो हो रही है, और इस वाले वायर में अभी नहीं हो रही है, जब आप इसको थोड़ा सामने ला रहे हो ना, जब आप इसको थोड़ा सा इस वायर के पास बुला रहे हो ना, ठीक है, पास ला रहे हो ना, तो ये ऑटोमेटिकली इसको अट्रैक्ट करता है ना, ये ऑटोमेटिकली इसको अट्रैक्ट करता है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो रीजन होता है ना, इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है इस वायर की वजह से, ठीक है। तो हो गया यहां तक। अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? देखिए, एक सेकंड पानी पीऊंगा। क्या होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखिए, हाँ, electric potential at any point of an electric field can be measured by the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinite to that point. क्या होता है? At any point, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी मेजर्ड बाय अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिट टू दैट पॉइंट। हमें एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है इसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं? देखिए, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। हम कम कहेंगे कि मतलब इस वक्त जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा है या वो कम है। मान लीजिए आपने यहाँ पे एक चार्ज रखा है, ठीक है, यहाँ पे दूसरा कोई चार्ज रखा है, ठीक है, यहाँ पे आपने एक पॉजिटिव चार्ज रखा है और यहाँ पे दूसरा कोई पॉजिटिव चार्ज आपने रखा है, ठीक है। आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। क्या यहाँ पे बोल रहा है? अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी कि आपको कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, तभी जाके क्या ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको आप क्या किसी तरीके से यहाँ लाओगे। या कोई नेगेटिव चार्ज यहाँ पे कितना टाइम आपको लगेगा, सॉरी कितना वर्क आपको लगेगा, कितनी एनर्जी आपको लगेगा इसको यहाँ तक पहुँचाने में, उसी चीज़ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दोबारा रिपीट करता हूँ, देखिए, मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई चार्ज रखा है, ठीक है, एक सेकेंड, आपने यहाँ पे कोई चार्ज रखा है ऐसे, तो यहां से कोई दूसरा चार्ज है, आपको कितना वर्क लगेगा, कितना एनर्जी आपको लगेगी, क्योंकि जब आप वर्क करते हो वहां पे एनर्जी लगती है, ठीक है। आपको कितना एनर्जी लगेगी, कितनी वर्क लगेगी, ठीक है, इस चार्ज को यहां तक पहुंचाने में, तो उसी चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इन्फिनिटी, ये वाला जो है ना, ये इसके नजदीक नहीं होता, ये इन्फिनिटी होता है, याद रखना। यानी कि ये इससे बहुत दूर होती है ये चार्ज, ठीक है। इस चार्ज को यहां तक लाने में कितना एनर्जी लगेगी, कितना वर्क लगेगा, तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? शाबाश, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। याद रखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या है? शाबाश, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो एस यूनिट है वो क्या है? वोल्ट है। वोल्ट किसका? शाबाश है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वोल्ट है। आप में से मुझे कौन बता सकता है कि वोल्ट और एक फिजिकल क्वांटिटी का एक यूनिट है, ठीक है, ऐसा यूनिट बता सकते हो? शाबाश, थोड़ा सा गैस दिया मैंने। चलिए, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन अर्थ इज कंसीडर टू बी जीरो। याद रखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन अर्थ इज कंसीडर टू बी जीरो, ये बात याद रखना, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन अर्थ इज कंसीडर टू बी जीरो, ये चीज याद रखना, ठीक है।
तो हो गया ये भी। अब दूसरा टॉपिक है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, शाबाश। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पे आपने क्या देखा? यहां पे आपने देखा कि कितना वर्क लगेगा किसको, किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहां से लाने? शाबाश, इन्फिनिटी। यहां पे आप इन्फिनिटी से किसको ला रहे थे? पॉजिटिव चार्ज को ला रहे थे। ये बात याद रखना, एक सेकंड यहां पे आप याद रखना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आप पॉजिटिव चार्ज को कहां से ला रहे थे? शाबाश, इन्फिनिटी से ला रहे थे। कहां से ला रहे थे? ये इन्फिनिटी पे था। कौन इन्फिनिटी पे था? एक पॉजिटिव चार्ज। इसको वर्क कितना लगेगा यहां तक लाने में? ठीक है, उसी चीज को आप बोल रहे हो क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन ध्यान रखना, अब यहां पे याद रखना, यहां पे पॉजिटिव चार्ज साथ में याद रखना, नेगेटिव चार्ज नहीं याद रखना। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है, यहां पे भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो चीज मैटर नहीं करेगा। लेकिन यहां पे आपको याद रखना है, इन्फिनिटी पे जो चार्ज है ना वो पॉजिटिव चार्ज होती है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को कितना वर्क आपको लगेगी यहां तक लाने में, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन अब यहां पे ध्यान रख लीजिए, यहां पे ध्यान रखना, यहां पे क्या बता रहा है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। यहां पे इन्फिनिटी का कंसेप्ट मत है। यहां पे एक चार्ज यहां पे है और दूसरा कोई चार्ज जो है वो इन्फिनिटी पे नहीं है, पास में ही होगा, 1 2 3 या 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर के यानी कि नजदीकी होगा। ठीक है, तो यहां पे एक पॉइंट वाला ये है और दूसरा पॉइंट ये है। यहां पे भी कोई पॉजिटिव चार्ज है या कोई नेगेटिव चार्ज है, लेकिन यहां पे जो जिस चार्ज को आपको लाना है ना वो पॉजिटिव वाला है। ठीक है, यानी कि जिस चार्ज को आपको यहां तक, ये वाला जो चार्ज है ना, इसको आपको यहां तक पहुंचाना है, ये चार्ज आपको जरूर कंसीडर करना है कि ये पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या बता रहा है? शाबाश, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कितना वर्क लगेगा कहां तक? यहां तक लाने में, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक लाने में। तो उस चीज को हम बोलते हैं क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं? शाबाश, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। ठीक है, हम क्या बोलते हैं? इन दो पॉइंट्स के बीच में कितनी पोटेंशियल डिफरेंस है। तो फिर आप ये कैसे निकालोगे? आप बोलोगे, हम देखेंगे कि ये जो पॉजिटिव चार्ज यहां पे इस पॉइंट पे है, इसको हमें कितना वर्क लगेगा यहां तक लाने में, वही होगा इन दो पॉइंट्स के बीच में क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अर्थ पे कितना होता है? 0। अभी मैंने बोला, वो चीज याद रखना। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये बात याद रखना। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, तो हो गया ये। अब देखिए, द वर्क डन इन मूविंग चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। वर्क डन इन मूविंग चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। मान लीजिए अगर यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? एक सेकंड, मैंने आपको यहां पे बोला ना। ठीक, मान लीजिए अगर यहां पे दो पॉइंट्स हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना इन पॉइंट्स के बीच में, ठीक है, वो कितना है? वो है 10। फॉर एग्जाम्पल 10 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, मैंने मान लिया 10 वोल्ट है क्या इसका पोटेंशियल डिफरेंस। इन पॉइंट्स के बीच, दो जो पॉइंट्स हैं इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो 10 वोल्ट है, यानी कि यहाँ पे भी 10 वोल्ट है और यहाँ पे भी 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अब आपको कितना वर्क लगेगा? अब आपको कितना वर्क लगेगा इस चार्ज को यहां तक लाने में? याद रखना, 0 चार्ज लगेगी, सॉरी 0 लगेगा। कितना? शाबाश, आपको 0 वर्क डन लगेगी, यानी कि आपको कोई काम करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, काम तो आपको तभी करना पड़ेगा। मान लीजिए ये जो है ना, ये इस वक्त प्लेन एरिया है। ठीक है, आप ऐसे मान के चलिए इस वक्त जो अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के दरमियान सेम है, इसका मतलब है तो फिर ये वाला जो सरफेस है ना ये प्लेन है, यहां पे आप इजीली चल सकते हो। ठीक है, तो अगर यहां पे स्लोप्स होंगे, ठीक है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना उन, यानी कि यहां पे 10 वोल्ट होगा, यहां पे 2 वोल्ट होगा, या यहां पे 2 वोल्ट होगा, यहां पे 10 वोल्ट होगा, तो यहां पे क्या है? यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है यहां पे? शाबाश, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा है, यानी कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है पोटेंशियल डिफरेंस में। तो फिर यहां पे आपको वर्क करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि आपको इस स्लोप के ऊपर चार्ज को लेना पड़ेगा। ठीक है, उसमें आपको ज्यादा वर्क लगेगी। ठीक है, तो याद रखना, जब दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो सेम होगा, उस वक्त आपको कोई भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यानी कि वर्क डन जो है ना वो 0 होगी। होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अगर किसी को नहीं आया तो प्लीज बताना, तो व्हाट्सएप पे आप इजीली मुझे मैसेज कर सकते हो या कॉल भी कर सकते हो। आज मैं आपकी कॉल भी अटेंड कर सकता हूं, आपके जो जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी डाउट्स है ना वो क्लियर कर सकता हूं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं ऐसे मान के चलता हूँ, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, यानी कि ना ही ज्यादा उनमें ज्यादा, ना ही ज्यादा नॉलेज है और ना ही ज्यादा वो क्या है, मतलब कम पाए कि बेवू नहीं है, यानी कि थोड़ी सी नॉलेज उनमें भी है। तो चलिए
एक सेकेंड। आज इजीली मैं अपना जो क्लास है ना वो इजीली दे पा रहा हूँ, क्योंकि आज मैंने और एक एप्लीकेशन लाई है। तो चलिए, पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, इन दो पॉइंट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम कैसे मेजर करेंगे। एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक डिवाइस होती है जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर से हम क्या करते हैं, शाबाश, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स हम मेजर करते हैं। ये बात याद रखना, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ जिसको आप बोलते हैं, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है ना सेल का, वो भी हम किससे मेजर करते हैं, पोटेंशियोमीटर से ही मेजर करते हैं। याद रखना, जो ईएमएफ है ना, ईएमएफ भी हम किससे मेजर करते हैं, शाबाश, ईएमएफ इज आल्सो मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर। ये बात याद रखना। हो गया यहां तक? तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अगर किसी को नहीं, मैंने आपको बोला कि आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। शाबाश। अब देख लीजिए इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है उस चीज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इंटरवल, उसको हम क्या बोलते हैं, शाबाश, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे कोई पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, वो फ्लो हो रही है, ठीक है। हम देखेंगे एक मिनट में या एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उसी चीज को बोलेंगे इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि एक सेकंड में या एक मिनट में कितना चार्ज फ्लो होगा, उस चीज को हम बोलेंगे इट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो दूसरी बात, इट्स डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है ना, इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किस डायरेक्शन में फ्लो होती है। ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये किस डायरेक्शन में फ्लो होगी, या इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, इस वाले डायरेक्शन में फ्लो होगी, या यहां इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, या इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। जल्दी बताओ, शाबाश। देखिए, इसका याद रखना, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। इसका जो डायरेक्शन है वो किस पे डिपेंड होता है, याद रखना, इसका जो डायरेक्शन है वो डिपेंड होता है पॉजिटिव चार्ज पे। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, अगर पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका मतलब करंट जो है ना आपका, वो भी इसी डायरेक्शन में जाएगा। अगर आपका पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब है जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है ना, वो भी उसका जो डायरेक्शन है वो भी इसी में होगा। तो यहाँ पे मैंने एक चीज नहीं लिखी है, मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है ये भी एक क्वांटिटी है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड भी होता है ना, मैग्नीट्यूड भी होता है, और इसका क्या होता है, शाबाश, इसकी डायरेक्शन भी होती है। आप में से मुझे कौन बता सकता है कि ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? जल्दी बताओ, शाबाश, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, ये इलेक्ट्रिक करंट जो है क्या ये स्केलर क्वांटिटी है या ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये चीज मुझे बता देना, ठीक है। होमवर्क रखता हूं। तो इसका जो ऐसा यूनिट है किसका, इलेक्ट्रिक करंट जो है, इसका जो ऐसा यूनिट है दैट इज, शाबाश, दैट इज एम्पियर। याद रखना, चार्ज का कूलम है, चार्ज का मैंने आपको कूलम बताया, और इलेक्ट्रिक करंट का मैंने आपको क्या बताया, एम्पियर है, ठीक है। हो गया यहां तक? तो नीचे आते हैं। शाबाश। इन ए मेटल वायर इलेक्ट्रिक करंट इज सेट अप ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो मेटल वायर होती है ना, ठीक है, जो वायर मेटल्स की बनी होती है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, दे आर नोन एज कंडक्टर्स। अभी मैंने आपको समझाया कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। तो क्या होता है इन मेटल वायर तो एक कंडक्टर है। मेटल वायर इलेक्ट्रिक करंट इज सेट अप ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। याद रखना, जो मेटल वायर होती है ना उसमें इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होती है, उसमें करंट कैसे फ्लो होती है, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। याद रखना, जो मेटल वायर होती है उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट है ना वो कैसे फ्लो होती है, शाबाश, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो सिंपल चीजें हैं, नहीं पूछे जा सकती है आपको। तो रेजिस्टेंस क्या होती है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया भी था, द अपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। ये कोई एक कंडक्टर है, इसमें जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये कंडक्टर जो है ये तो एलो करेगी, ये तो डेफिनेटली है, यानी कि इससे जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पास हो जाएगी, लेकिन ये जो है ना ये अपोजिशन भी करती है, ठीक है, ये अपोज भी करती है इस इलेक्ट्रिक करंट को। ये जो अपोज कर रही है ना, ये अपोज जो कर रहे हैं उसी चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। रेजिस्ट बोलते हैं ना हम किसी को, ही रेजिस्टेड टू डू समथिंग, ठीक है। रेजिस्ट मींस टू अपोज, ठीक है। तो ये जो अपोज कर रही है इस इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने में, तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ऐसा यूनिट क्या है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का, ओम। याद रखना, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट है दैट इज ओम। आप में से मुझे कौन बता सकता है, मैं देखूंगा ना आज आपने कितना पढ़ा है, खुद आपने कितना पढ़ा है
MHO मुंह, मुंह किसका ऐसा यूनिट है? ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। मुंह किसका ऐसा यूनिट है? मैंने आपको बोला इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है ना, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का जो ऐसा दैट इज ओम, लेकिन मुंह किसका है? ये अपोजिट है, MHO। आप देख सकते हो पहले M फिर H फिर O, ठीक है। मुंह किसका ऐसा यूनिट है? शाबाश। जो मुझे बताएगा ना कि इस मुंह जो है, लेकिन गूगल सर्च नहीं करना, ठीक है। बी ऑनेस्ट, गूगल सर्च नहीं करना, ठीक है। जो आप में से मुझे बताएगा ना कि मुंह किसका ऐसा यूनिट है गूगल सर्च के बगैर, ठीक है, उसको मैं 10 रुपीज ट्रांसफर करूंगा, ठीक है। 10 रुपीज उसको मैं रिवार्ड दूंगा, ठीक है। तो चलिए यहां पे रेजिस्टेंस, अब याद रखना रेजिस्टेंस जो है ना, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L डिवाइडेड बाय A। ये बात याद रखना, रेजिस्टेंस जो है ना दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसे हम लिखते हैं डायरेक्टली, इसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L डिवाइडेड बाय A, यानी कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द वायर, ठीक है। लेंथ और एरिया पे डिपेंड होता है रेजिस्टेंस। जितना लेंथ वायर का ज्यादा होगा उतना उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहां पे आप देख सकते हो ए जो है ना, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। जितना एरिया ज्यादा होगा किसका, जितना एरिया ज्यादा होगा वायर का, उतना उसका रेजिस्टेंस जो है ना, उतना उसका रेजिस्टेंस कम होगा। ये इंक्रीज हो जाएगा तो ये डिक्रीज हो जाएगा, इसका वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा तो इसका वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। जितना मतलब एरिया ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा, जितना एरिया कम होगा उतना रेजिस्टेंस वायर का ज्यादा होगा। ये बात याद रखना, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई मैं कर देता हूं, इस इक्वेशन को थोड़ा सा देख लीजिए। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L डिवाइडेड बाई, मान लिया, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को अगर हम खत्म करेंगे, यहां पे हम एक कांस्टेंट जो है वो डालते हैं, जिस तरीके से हमने बाकी इक्वेशन को सॉल्व किया है, वहां पे जिस तरीके से मैंने आपको बोला था जी क्या है, शाबाश, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसका कुछ स्पेसिफिक वैल्यू होता है। तो अगर हम बात करेंगे इसका, शाबाश, यहां पे क्या मैंने बोला, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L डिवाइडेड बाय A। प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, R इज इक्वल टू लिखेंगे, ठीक है, इसके बदले इज इक्वल टू लिखेंगे, लेकिन इसको आप ऐसे यूं ही नहीं इज इक्वल टू लिख सकते, ठीक है। इसके बदले आपको और एक चीज यहां पे ऐड करनी है, दैट इज रो। ये जो ना थोड़ा सा पी की शेप में होता है ऐसे, लेकिन थोड़ा सा मतलब बेंट वाला पी होता है, ठीक है। रो इंटू L डिवाइडेड बाय A। आपको इक्वेशन नहीं पूछी जाएगी, ये बात याद रखना, लेकिन रो का कंसेप्ट जो है ना, ये मैं आपको समझा देता हूँ, रो क्या होता है, ठीक है। तो ये जो रो है ना, रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, बस ये चीज याद रखना। रो जो है ना, रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला, एग्जाम्पल्स, कंसेप्चुअल और जो आपके डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, एसएसबी और जेकेपी जो है ना, वहां पे बस यही क्वेश्चंस पूछते हैं। तो अगर आप इंक्रीज करते हो टेम्परेचर एक मेटल का, अगर आप एक मेटल वायर का टेम्परेचर जो है ना वो इंक्रीज करोगे, इसका मतलब है उसका जो रेजिस्टेंस है ना वो भी इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, इसका मतलब है रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली, यानी कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, लेकिन कहां पे, मेटल्स में। मेटल्स की मैं इस वक्त बात कर रहा हूं। जब हम एक मेटल का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करते हैं, उसमें जो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब अगर हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स की, शाबाश, सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, जब आप सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, वहां पे रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है। याद रखना, वहां पे रेजिस्टेंस क्या होती है, डिक्रीज। सेमीकंडक्टर्स में याद रखना, सेमीकंडक्टर्स में रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है। कब होती है डिक्रीज, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो। लेकिन मेटल्स में जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, वहां पे रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होती है। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करेंगे, यानी कि आयन्स की बात करेंगे, वहां पे क्या होता है, रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है। जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, शाबाश, जब आप टेम्परेचर को क्या करते हो, इंक्रीज करते हो, तो रेजिस्टेंस वहां पे डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। कहां पे, शाबाश, इलेक्ट्रोलाइट्स में। और यहां पे भी आपने क्या देखा, जब आप सेमीकंडक्टर्स में भी जब आप टेम्परेचर क्या करते हो, शाबाश, इंक्रीज करते हो, तो वहां पे भी रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होती है। तो यहां तक किसको समझ में नहीं आया, जल्दी बताओ, जल्दी मुझे बताओ, यहां तक किसको समझ में नहीं आया, जल्दी बताओ, शाबाश। आपका टाइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा कीमती है, क्योंकि आपको 2 या 4 दिन अब रह चुके हैं एग्ज़ाम तक। जल्दी बताओ, अभी कंफर्म भी नहीं है एग्ज़ाम का 12 को या नहीं, ठीक है। मैंने जेकेपी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो मैंने चेक किया था, वहाँ पे दिखा रहा है यूटी लद्दाख का, ठीक है, यानी कि वहाँ पे वुमेन का जो कैटेगरी है ना, वुमेन्स कैटेगरी, उनका एग्ज़ाम है, लेकिन 12 से है, ठीक है। तो उन्हीं का एडमिट कार्ड वहाँ पे दिखा रहा है, आपका भी कुछ भी पता नहीं है, लेकिन यू हैव टू बी रेडी। मैंने आपको पहले ही बोला, आपका जो नोटिफिकेशन है ना, आपका जो एग्ज़ाम डेट है ना, वो अचानक निकलेगा, याद रखना, क्योंकि बहुत समय से ये लटका हुआ है,
चलिए शाबाश, ओह्म्स लॉ। ओह्म्स लॉ याद रखना क्या होता है, देखिए, इट स्टेट्स दैट इफ फिजिकल कंडीशंस टेम्परेचर इंटेंसिटी ऑफ लाइट एटसेट्रा रिमेन्स अनचेंज्ड, अगर आप टेम्परेचर और इंटेंसिटी ऑफ लाइट को चेंज नहीं करोगे, ठीक है, यानी कि इसको ऐसे ही रखोगे एज इट इज, ठीक है, एज इट इज, जिस तरीके से ये था, जितना मतलब टेम्परेचर का वैल्यू था उसको उतना ही रखोगे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जितनी थी उसको भी सेम वैसे ही रखोगे, तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स, यानी कि ये बता रहा है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ओह्म्स लॉ V इज इक्वल टू RI, याद रखना क्या बता रहा है, शाबाश। पोटेंशियल डिफरेंस हम किसे डिनोट करते हैं, याद रखना कैपिटल V से। तो क्या बता रहे हैं, शाबाश, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, यानी कि करंट I फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ये चीजें बोल रहा है, ठीक है, एक सेकंड। तो क्या बोल रहा है, शाबाश, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, ये चीज बता रहा है ना। कब, जो करंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन कब होगी डायरेक्टली टू पोटेंशियल डिफरेंस, जब टेम्परेचर और इंटेंसिटी को आप सेम रखोगे, ठीक है, जब टेम्परेचर और इंटेंसिटी ऑफ लाइट को जब आप सेम रखते हो, उस वक्त जो करंट फ्लो होगी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड्स, ठीक है। तो अब यहां पे भी इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, जिस तरीके से हमने ऊपर किया, आपने देखा I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करने के लिए हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू, और साथ में R लिखेंगे और I लिखेंगे, ठीक है, सॉरी ये पे V है, एक सेकंड, यहाँ पे V है, एक सेकंड, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RI। अब ये I क्या है, I इज करंट, R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, R इज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, एंड ये जो V है, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, आ गया समझ में, ये बताता है ओह्म्स लॉ, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आएगा वो मुझे कॉल कर सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं, तो कॉल भी आप सभी नहीं करना, जिसको ज्यादा कंफ्यूजन होगा वो ये करेगा। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, शाबाश, इलेक्ट्रिक पावर, एक सेकेंड, इलेक्ट्रिक पावर, the rate at which electrical energy is consumed is called electric power, the rate at which electrical energy is consumed is called electric power, यानी कि किसी मतलब मान लीजिए 1 मिनट में या 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप यूटिलाइज कर रहे हो, कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप कंज्यूम कर रहे हो, खर्च कर रहे हो, उस चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन है, यहाँ पे बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स भी होंगे, ठीक है, उनको मतलब ज्यादा डिटेल में अगर वो पढ़ेंगे वो उनकी मर्जी है, लेकिन आपको JKP लेवल का जो मैं पढ़ा रहा हूं वहां पे इतना ही पूछा जा सकता है, ठीक है। तो रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर। तो ऐसा यूनिट जो इलेक्ट्रिक पावर का दैट इज वाट, याद रखना, इलेक्ट्रिकल पावर का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, शाबाश, वाट। तो कुछ डिवाइसेस हैं, ठीक है, कुछ डिवाइस हैं और इनका हम यूज देखेंगे। फॉर एग्जांपल एमीमीटर है, एमीमीटर का यूज क्या होता है, शाबाश, कहां पे किया जाता है, एमीमीटर एक डिवाइस है जो मेजर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल करंट इन द सर्किट। एमीमीटर इज a device that is used to measure the electrical current in a circuit। याद रखना, पिछली बार एक JKSB वालों ने एक क्वेश्चन डाला था, वहां पे उन्होंने लिखा था एमीमीटर इज यूज्ड टू मेजर, वहां पे नीचे उन्होंने लिखा था, एक तो उन्होंने लिखा था इलेक्ट्रिक करंट भी लिखा था, दूसरा उन्होंने लिखा था इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, और तीसरा लिखा था पोटेंशियल डिफरेंस, चौथा भी कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा है चौथा ऑप्शन क्या था, लेकिन याद रखना वो जो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना उन्होंने लिखा था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, यानी कि जो हमारे पास पढ़ रहे थे ना उन्होंने लिखा था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। मैंने उनको पढ़ाया भी था कि इलेक्ट्रिकल करंट इससे हम मेजर करते हैं, लेकिन उन्होंने वहां पे लिखा था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, बोला कि सर वहां पे हम कंफ्यूज हो गए। तो अब ये बात याद रखना, एमीमीटर जो है ना इट्स यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। तो वोल्ट मीटर, वोल्ट एज यू नो वोल्ट किसका है, शाबाश, वोल्ट किसका है, पोटेंशियल डिफरेंस का है ना, पोटेंशियल डिफरेंस का। वोल्ट मीटर फिर हम वोल्ट मीटर से हम फिर क्या मेजर करते हैं, शाबाश, पोटेंशियल डिफरेंस, इजी टू रिमेंबर, ठीक है। वोल्ट ये एक ट्रिक है, वोल्ट तो किसका है, पोटेंशियल डिफरेंस का। वोल्ट मीटर मींस डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए सर्किट, ठीक है यहां तक। तो शाबाश, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, फ्यूज तो आपने देखा होगा, है ना, फ्यूज वो जो सिलेंड्रिकल टाइप का होता है ऐसे, ठीक है, उसमें थोड़ा सा मतलब वो बहुत ही थिन वॉल होता है एक, देखा होगा आपने इलेक्ट्रिकल फ्यूज, गूगल पे भी, जिसने नहीं देखा होगा वो गूगल पे से इमेज डाउनलोड करना। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, इट इज ए स्मॉल कंडक्टिंग वायर, इसमें एक कंडक्टिंग वायर होती है, ये ऐसी सिलेंड्रिकल एक डब्बा होता है, इसमें एक कंडक्टिंग वायर होती है, ठीक है, बहुत ही थिन वायर होती है, ठीक है, पतली होती है। तो ये जो वायर है, याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो वायर है ये किसकी बनी होती है, शाबाश, अलॉय ऑफ कॉपर, टिन एंड लेड। ये जो
फ्यूज होता है ना, फ्यूज में जो वो वायर होती हैं अंदर, ठीक है, तो वो किसकी बनी हुई होती है? अलॉय ऑफ कॉपर उसमें होता है, टिन होता है और लेड होता है। और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट इसका लो होता है और रेजिस्टेंस इसका हाई होता है। ये बात याद रखना। तभी क्या होता है, जैसे ही जो करंट है, करंट जैसे ही क्या होती है, ज्यादा मतलब फ्लो होती है इस वायर के थ्रू, ठीक है, तो वहां पे खतरा होता है किसका? यहाँ पे आप क्या करते हो, देखिए ये जो है ना, आप ऐसे करंट, एक वायर है, इससे करंट फ्लो हो रही है, यहाँ से फिर दूसरी एक वायर है, ठीक है, कोई दूसरा अप्लायंस है, इससे भी करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पे हम बीच में फ्यूज क्यों डालते हैं? देखिए कभी कभार ऐसा हो सकता है कि ये जो वायर है ना, वायर से करंट जो है वो ज्यादा हो सकती है, ठीक है, यानी कि ओवरलोड हो सकता है ना, ओवरलोड हो सकता है। तो ओवरलोड होने की वजह से खतरा होता है कि ये जो वायर्स है ना, ये बर्न हो सकती है, ठीक है, ये जल सकती है, ठीक है, ये मकान को भी जला सकती है उस वक्त, ठीक है, उतना जब मतलब जब ओवरलोड हो सकता है, तो इसमें ऑटोमेटिकली फायर कैच होता है। तो जब हम इसके बीच में ये फ्यूज लगाते हैं ना, फ्यूज को जैसे ही थोड़ा मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है ना, जैसे ही इसमें जो वायर होते हैं, जैसे वो थोड़ी सी हीट अप होती हैं, ये सर्किट को ब्रेक कर देती हैं। अब करंट फ्लो मत होगी, इससे क्या होता है, यानी कि मान लीजिए ये एक सेफ्टी है हमारे लिए, ठीक है। तो शाबाश, कहाँ पूछे हम? लास्ट वाला है, लास्ट वाला। इट्स ए प्रोटेक्टिव डिवाइस, याद रखना, इट्स ए प्रोटेक्टिव डिवाइस। कौन प्रोटेक्टिव डिवाइस है? फ्यूज जो है, इट्स ए प्रोटेक्टिव डिवाइस यूज्ड इन सीरीज। हाँ, ये हम याद रखना, अभी मैंने आपको समझा, ये हम किस में शाबाश कहाँ पे फिक्स करते हैं? सीरीज में। दो चीजें होती है, एक होते हैं सीरीज, दूसरा होता है पैरेलल। याद रखना, आप बस ऐसे ही आप उसको पॉइंट को याद रखोगे कि फ्यूज को हम कनेक्ट करते हैं इन सीरीज। जब हम पैरेलल को किसी चीज में ऐसे पैरेलल जो होते हैं ना, पैरेलल पैरेलल, मान लीजिए यहाँ पे एक अप्लायंस होता है ऐसे, दूसरा अप्लायंस होता है ऐसे, मान लीजिए यहाँ से करंट आ रहा है ना, ऐसे यहाँ से करंट आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम एक चीज को यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, ठीक है, यानी कि इसका कनेक्शन यहाँ रख देते हैं, दूसरे का कनेक्शन यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। ये जो इस वक्त है ना, ये आप उसमें हम कहेंगे दे आर इन पैरेलल सर्किट, ठीक है, ये पैरेलल हैं। तो अगर हम बात करेंगे सीरीज की, सीरीज में हम क्या करते हैं शाबाश, सीरीज में हम एक चीज को ऐसे यहाँ पे लगाएंगे, दूसरी चीज को ऐसे लगाएंगे, तीसरी चीज को ऐसे लगाएंगे, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, जो फ्यूज है ना, सिंपल चीज आपको याद रखनी है, फ्यूज है ना, उसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, ड्यू टू एक्सेस फ्लो, हाँ, टू प्रिवेंट द डैमेज ड्यू टू एक्सेस फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। सिंपल चीजें हैं। अब लेकिन मुझे टेंशन थोड़ा रहता है, आपको समझ में आया होगा या नहीं। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं? इट्स अ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट एंड मेजर, दोनों चीजें याद रखना। गैल्वेनोमीटर से हम सिर्फ मेजर ही नहीं करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, याद रखना, इससे हम डिटेक्ट भी करते हैं, ठीक है। उसमें जो वो घड़ी लगी हुई होती है ना, एक जो स्केल लगी हुई होती है, वो शो करती है, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास हुई या नहीं, ठीक है, तभी जाके वो डिफ्लेक्ट होती है। कौन? वो जो उसमें नीडल होती है ना, अगर थोड़ी सी भी इलेक्ट्रिक करंट इसमें मतलब एंटर होती है, तो वो क्या करती हैं, वो जो नीडल होती है ना, वो डिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक है, मूवमेंट करती हैं। तो गैल्वेनोमीटर यूज्ड टू डिटेक्ट, एक तो डिटेक्ट भी करते हैं और मेजर भी करता है स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट, ठीक है। तो नेक्स्ट शाबाश, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर को हम कहां पे इस्तेमाल करते हैं? इट्स ए डिवाइस, ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स लो वोल्टेज एसी इनटू हाई वोल्टेज एसी। एसी का मतलब क्या होता है शाबाश? अल्टरनेटिंग या अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो ये क्या करता है? लो वोल्टेज, यानी कि जो पावर वहां से ट्रांसफार्मर, आपके ट्रांसफार्मर से, ट्रांसफर नहीं, एक मोहल्ले में एक ट्रांसफार्मर होता है ना, या सिटी में मतलब फॉर एग्जांपल एक टाउन में दो चार ट्रांसफार्मर होते हैं, लेकिन मान लीजिए आपके मोहल्ले में एक ट्रांसफार्मर है, पहले उससे सप्लाई होती है ना, अगर उससे जो है ना वोल्टेज, उसका जो वोल्टेज अगर कम होगा, तो आपके घरों में जो ट्रांसफार्मर होगा ना, वो उसको क्या करती हैं? इंक्रीज करती हैं। अगर ज्यादा आएगी तो उसको डिक्रीज भी कर सकती हैं। सिंपल याद रखना, ट्रांसफार्मर जो है ये कन्वर्ट करते हैं, लो वोल्टेज को ये हाई वोल्टेज बना सकती हैं और हाई वोल्टेज को ये लो वोल्टेज बना सकती हैं। तो अब उसके बाद शाबाश, एसी डायनामो और जनरेटर या एसी डायनामो, शाबाश, क्या चीज होती है? यही क्या, इसका काम क्या होता है? यूज्ड टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो डायनामो या जनरेटर जो होता है, ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट से मैं बता के अभी मैं बार बार बता रहा हूं आपको, देखूंगा ना मैं, फिर बाद में जब आप एग्जाम देने जाओगे वहां पे आपको पता चलेगा।
तो इलेक्ट्रिक मोटर इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पे क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एसी डायनामो और जनरेटर। इलेक्ट्रिक मोटर भी क्या करता है, कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अब लास्ट वाला शायद है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन के बाद हम टिटबिट्स पढ़ेंगे, ठीक है। माइक्रोफोन क्या होता है, डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। माइक्रोफोन क्या करता है, शाबाश, ये साउंड एनर्जी को चेंज करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। पूछा गया था ना प्रीवियस पेपर में, आपने अगर देखा होगा जीकेपी का जो कांस्टेबल का पेपर था, बॉर्डर बटालियन का नहीं, कांस्टेबल का जो रिक्रूटमेंट हुआ था, वहां पे जो पेपर था उसमें ये पूछा गया था कि माइक्रोफोन जो है ये साउंड एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो आपका आंसर होना चाहिए शाबाश इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो टिडबिट्स पढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, ठीक है। तो एक्सरेज जो है, एक्सरेज किसने डिस्कवर किए थे, शाबाश, एक्सरेज वर डिस्कवर्ड बाय रॉयंटन, ठीक है। रॉयंटगेन भी पढ़ते हैं, रॉयंटगेन भी पढ़ते हैं, जैसे आप पढ़ोगे यहाँ पे आप सिंपल खुद देख सकते हो, ROENTGN, ठीक है। किसने एक्सरेज डिस्कवर किए थे, रॉयंटगेन ने, ठीक है। तो हेनरी बैकरल, दूसरा पॉइंट है, हेनरी बैकरल, मैडम क्यूरी, पेरी क्यूरी डिस्कवर्ड फिनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर की, हेनरी बैकरल, मैडम क्यूरी और पेरी क्यूरी ने, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में वहां पे एक ही होगा, फॉर एग्जाम्पल पेरी क्यूरी होगा या मैडम क्यूरी होगी या हेनरी बैकरल होगा, तो वहां पे आप डरना नहीं, आप आंख बंद करके हेनरी बैकरल को टिक करना, ठीक है। क्योंकि 3 ऑप्शन भी हो सकते हैं वहां पे, मतलब 3 ऑप्शन अलग अलग नहीं होंगे, 3 ऑप्शन मिला के होंगे, ऐसे हेनरी बैकरल, मैडम क्यूरी, पेरी क्यूरी, दूसरा होगा दूसरा बी पार्ट एंटोनी लेवोजियर, तीसरा होगा जॉन डाल्टन, चौथा होगा मेंडलीव, ठीक है। तो ये बात याद रखना, हेनरी बैकरल, मैडम क्यूरी और पेरी क्यूरी जो है दे डिस्कवर्ड द फिनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो अब है यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, शाबाश, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक सेकेंड, चलिए देखिए, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ ए हैवी न्यूक्लियस, the process of splitting of a heavy nucleus into 2 or more lighter nucleus is called a nuclear fission। फिशन का मतलब होता है ब्रेक होना, सिंपल में कहूंगा ब्रेक होना। फिशन जो होता है ना, फिशन का मतलब होता है ब्रेकअप होना, ठीक है। ब्रेकअप होना जो है ना, उसको हम बोलते हैं शाबाश न्यूक्लियर फिशन। जब कोई चीज ब्रेकअप होता है उसको बोलते हैं फिशन हो गया, ठीक है। लेकिन यहां पे आप किसी भी चीज को कंपेयर नहीं करोगे, आप ये चीज याद रखोगे, जब एक हैवी न्यूक्लियस, ठीक है, जब एक भारी न्यूक्लियस क्या होता है, ब्रेक होता है इनटू लाइटर न्यूक्लियस, ठीक है, तो उस चीज को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग ऑफ 2 लाइटर न्यूक्लिय, जब 2 लाइटर न्यूक्लिय आएंगे, एक न्यूक्लिय और दूसरा न्यूक्लिय जब आपस में, जब उनको क्या हो जाएगा, लव हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, तो तभी जाके जो यहाँ पे नेक्स्ट जो न्यूक्लियस बनेगा ना, एक बड़ा न्यूक्लियस बनेगा, उस चीज को हम बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे दिस इज न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है प्यार होना, ठीक है, लव होना, ठीक है। फ्यूजन मीन्स लव, प्यार होना, ठीक है। तो फिशन का मतलब क्या होता है, ब्रेकअप होना, ठीक है। समझ में आया ना, आपको यही एग्जांपल समझ में आती है, देखा मैंने एक्सपीरियंस अब हुई ना मुझे भी, आपको कौन सी एग्जांपल समझ में आती है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं। तो क्या होता है, हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन। हाइड्रोजन बम जो है दैट इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन। आप मुझे अब ये चीज बताओगे, सन में जो एनर्जी जनरेट होती है ना, वो न्यूक्लियर फिशन से होती है या न्यूक्लियर फ्यूजन से होती है, इसका आंसर मुझे चाहिए। मैंने अभी तक ये आपको, मुझे लगता है 10 बार ये चीज बताई है, तो आप मुझे इस वक्त ये बताओगे, कमेंट सेक्शन में बताओगे कि सन से जो एनर्जी निकलती है, सन से जो एनर्जी जनरेट होती है, वो न्यूक्लियर फिशन से होती है या न्यूक्लियर फ्यूजन से होती है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देख लीजिए, लास्ट पॉइंट है आपका, ठीक है, फिर आप मजे करोगे। देखिए, वो तो आज जो है, आज पार्टी होगी शाम को, ठीक है, आज शाम को पार्टी होगी, आज आपने फिजिक्स जो है वो कंप्लीट की। देखिए, तो क्या होता है शाबाश, मास एनर्जी रिलेशन या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो किसने दी थी, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। अब बहुत मतलब बच्चे जो है ना वो कंफ्यूज होते हैं। कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, वो बोलते हैं सर ऑप्शन में तो आइंस्टाइन था, आपने तो अल्बर्ट आइंस्टाइन पढ़ाया। कोई बात नहीं, अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है ना ये एक ही बंदा है, अल्बर्ट अलग नहीं है, आइंस्टाइन अलग नहीं है कोई, ठीक है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन इसका फुल नेम था। तो वहां पे अगर ऑप्शन में आइंस्टाइन है, आइंस्टाइन को ही टिक करना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो है ना कंफ्यूज होते हैं फिर, ठीक है, इन छोटी छोटी बातें जो है ना इसको लेके फिर उनको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल फटाफट क्लास, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, जिसको समझ में नहीं आया होगा वो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है। तो कॉल सिर्फ वही बंदा करेगा जिसको ज्यादा मतलब कंफ्यूजन होंगे, ठीक है। तो मेडिकल स्टूडेंट्स को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको तो फिजिक्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है, फिर भी रिवाइज करना चाहिए। तो ये जो पीडीएफ है
बहुत ही अच्छी पीडीएफ है, प्यारी पीडीएफ मेरी, देखिए बहुत टाइम लगा है इसको बनाने में, तो ये भी मैं अभी आपको शेयर कर दूंगा। अब क्लास की टाइमिंग क्या रहेगी, ठीक है, उमैर सर जो है, उमैर सर आपका अभी मैथ लेक्चर जो है वो हम अभी अपलोड करेंगे, मुझे लगता है 2 बजे तक अपलोड वो भी हो जाएगी। तो आज आपकी परसेंटेज कंप्लीट होगी, परसेंटेज मैथमेटिक्स का टॉपिक जो है वो आज कंप्लीट करेंगे एक चैप्टर। तो दूसरा रहा फिर रेशियो एंड प्रपोर्शन, वो फिर जो आपका नेक्स्ट जो चैप्टर उठाएगा वो रेशियो एंड प्रपोर्शन होगा, ठीक है। तो उसको भी मतलब उसका मैं आपको अगर कांटेक्ट नंबर दूंगा तो आप उस जो भी कंफ्यूजन होंगे आपको मैथमेटिक्स में, वो आप उससे पूछ सकते हो। तो अब रही बात लाइव क्लास की, लाइव क्लास हम लेंगे आपको 3-4, आप 6 बजे, आप 6 बजे रेडी रहना, ठीक है। 6 बजे हम लाइव एक क्लास कर देंगे, वो या तो हम केमिस्ट्री पे करवा देंगे या तो हम उसमें करंट अफेयर की क्लास आपको लेंगे, ठीक है। तो अब रही बात, दूसरी बात जो आपकी बहुत बार बार जो आप पूछ रहे हो कि करंट अफेयर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, करंट अफेयर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आप पढ़ेंगे। आज 8 तारीख है, 9 नहीं 10 तारीख को हम पूरे दिन क्या करेंगे, शाबाश, वो हम पूरा दिन किसके लिए रखेंगे, करंट अफेयर का। वो काम है, सिर्फ 2 घंटे का काम है वो, ठीक है। 2 से लेकर 3 घंटे हमें लगेंगे, अगर हम लाइव पढ़ेंगे ना 2 से लेकर 3 घंटे तक लग सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टॉप में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।